हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CG1 शॉट। जैसे कि आप लोग को पता है, हम बायोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इससे संबंधित सारे MCQ सॉल्व करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ PSC और छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे MCQs हम सॉल्व करेंगे, जिसमें मेनली हम देखेंगे केंद्रक के बारे में और सारे क्वेश्चंस जो कोशिका से संबंधित है। ये सारा सिलेबस आपका कवर हो चुका है, इससे संबंधित हम आज MCQs करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सारे MCQs। देखिए, ये जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। अगर आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, इसमें से जो ये है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है, ये गलत है। ठीक है, ये कथन सही नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में जैसे आपको पता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से ग्लूकोज बनता है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक, अब देखते हैं कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है, ये जैसे कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर में जो होता है ये केंद्रकीय द्रव्य होता है, और यहाँ पर जो होते हैं कोशिकांग होते हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इन सब को मिला करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें क्या क्या है, देखो, कोशिका द्रव्य है जो यहाँ पर रहता है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, फिर केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक के अंदर का केंद्रक द्रव्य, और उसके बाद अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तीनों को मिला करके बनता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ठीक है, अब 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकांगों में नाभिक नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल रक्त कोशिका है जिसमें जो होता है नाभिक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर नहीं पाया जाता। ये बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, CGPSC व्यापम में भी बहुत बार आ चुका है, आप इसको याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आत्महत्या का थैला आपको पता होना चाहिए, राइबोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे रहते हैं, जैसे लाल रक्त कणिका वाला है, आत्महत्या का थैला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, अर्धपारगम यानी कि सेमी परमिएबल, यानी कि आधा आ जा सकता है, तो ये होता है कोशिका झिल्ली। ठीक, इसके बाद हम किसको कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस कहते हैं, तो इसका जवाब जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जब निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, इसलिए इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है वो ATP के रूप में होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो अभी आपको बताया था मैं कि केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर में केंद्रक नहीं पाया जाता, और लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का नियंत्रक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। यानी कोशिका का ब्रेन, कोशिका का दिमाग, या कोशिका का मैनेजर, या कोशिका का नियंत्रक या कंट्रोलर किसको बोलते हैं, तो इस केंद्रक को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। कोशिका सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यानी कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा जीवित बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ठीक, सबसे जीवित कोशिका होता है। ठीक, अब सबसे बड़ा जीवित कोशिका कौन सा है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो वो कौन सा होगा, सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और तीनों एग्जाम्स में आते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, जो कि दिमाग में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DNA का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं, तो DNA का संबंध जो है हिस्टोन प्रोटीन से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है, मतलब DNA किस में पाया जाता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक होता है केंद्रक के अलावा
जो है डीएनए किस में पाया जाता है, और या फिर किस में डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो है 3 जगह पाया जाता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है केंद्रक। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब देखें तो इसमें चारों ऑप्शंस आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें एक होता है एक राइबो नाइट्रोजिनस बेस, एक होता है डीऑक्सी सुगर, और एक होता है फॉस्फेट। ये तीनों मिल करके डीएनए की संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये चिकनी अंतर्द्रवी जालिका यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। इसके अनुपूरक कार्यों में से एक क्या है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाला जो होता है, रफ वाला रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करने का। तो रफ वाले का काम तो हो गया प्रोटीन संश्लेषण का, लेकिन स्मूथ वाले का काम क्या होता है, ये होता है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, डिटॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता। इसको आपको देखना पड़ेगा। देखो अब मैं बता रहा हूँ, डीएनए की संरचना जो होती है आपको ऐसी होती है, डीएनए की संरचना। ठीक, डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक, अब देखो इसमें ये होता है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें ये दोनों ऐसे जुड़े रहते हैं कि इधर होता है ए और इधर होता है टी, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इधर होता है जी, इधर होता है सी, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर देखिए आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड हुआ, यानी कि दोनों ऐसे ऐसे जुड़े हुए, और आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड हुआ। तो इसमें जो है एडिनिन जो होता है वो यू से जुड़ा हुआ होता है। तो टी की जगह जो है यू होता है, यानी कि थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। इसके बारे में डिटेल आपको जानना होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं। तो डीएनए में मौजूद है ये क्या, थाइमिन, लेकिन आरएनए में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा थाइमिन। ठीक, अब आरएनए का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो इसका जो है प्रोटीन संश्लेषण इसका प्राथमिक कार्य होता है। ठीक, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो राइबोसोम्स होते हैं आरएनए, इनका भी प्रोटीन संश्लेषण प्राथमिक कार्य होता है। ठीक, अब अनुवांशिक यूनिट जीन होता है। ठीक, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गुणसूत्रों में, यानी कि क्रोमोसोम्स में। ठीक है, क्रोमोसोम्स। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, मेंडल को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, ये डबल हेलिक्स मॉडल जो अभी मैंने आपको बताया था किसके द्वारा खींची गई थी, तो ये भी अभी बताया था आपको मैंने, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा बताई गई थी। अब देखो सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। ठीक है, वो मॉडल बताने वाले कौन थे, वॉटसन एंड क्रिक। और डीएनए को अलग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेडरिक हॉफमिशर ने। ठीक, अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, ये भी आपको मैंने भी बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक, डीएनए के एक तंतुगुच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी अनुलेखन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो खुराना ने किया था। ठीक है, अब डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। अंगुली छाप यानी कि होता है फिंगरप्रिंट। अंग्रेजी शब्द कई बार आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी देख लेना। तो अंगुली छाप यानी कि डीएनए का जो फिंगरप्रिंट है उसका किस चीज़ के लिए उपयोग किया, तो माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी की पहचान या चोर के लिए उपयुक्त तो सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, बताओ। तो ये अनुवांशिक लक्षण के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है। ठीक, अब पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है, तो देखो पुरुष में पुरुषत्व के लिए XY संयोजन उत्तरदायी होता है। पुरुष और महिला में अंतर जो होता है क्रोमोसोम्स में एक होता है, महिलाओं में XX होता है और पुरुष में XY होता है। जब पुरुष के X और महिला के X मिलते हैं तो XX यानी कि लड़की बनती है, और जब पुरुष का X और महिला का मतलब पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो लड़का बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है। जैसे अभी पहले मैंने आपको बता दिया, पुरुष का Y होता है और स्त्री का X होता है, इन दोनों के मिलने पर बालक का जन्म होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो मरम्मत के लिए जो होता है इसमें
केवल समसूत्री विभाजन का जन्म होता है। जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, ये 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स वाई, ये जो है ये महिला के क्रोमोसोम्स हैं और ये जो हैं ये पुरुष के क्रोमोसोम्स हैं। टोटल 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें 22 एक ही प्रकार के होते हैं। 22 जो होता है सेम टाइप का होता है और जो एक होता है वो अलग होता है। जैसे इसमें एक्स एक्स है, इसमें एक्स वाई है। तो ये जो 22 जोड़ी होते हैं ये होते हैं कि किसी भी प्रकार का जो शरीर में चोट लगता है या कुछ भी होता है तो उसके रिपेयरिंग या मरम्मत के लिए ये सब जिम्मेदार होते हैं। और ये जो एक्स वाई और एक्स एक्स हैं ये लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये इनका काम होता है लिंग निर्धारण का। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो ये केवल समसूत्रण होता है, इन लोगों में समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्यावस्था, ठीक। अब विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती, ये पूछा जा रहा है, नहीं होती पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये वायरस में नहीं होता है, ठीक है। विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में केवल आरएनए होता है, डीएनए इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। अब पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें होता है केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए, ठीक है। केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए ये पाया जाता है, ठीक। अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु किसको किसको संक्रमित कर सकते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो, ये जीवाणु को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को भी संक्रमित कर सकते हैं, पादप को भी संक्रमित करते हैं। तो उसका आंसर जो होगा सभी हो जाएगा। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है सभी वाला आंसर ही होता है। यह हमेशा सही नहीं है लेकिन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, TMV वायरस हुआ था, उसकी खोज हुई थी। एड्स मानव रक्षा प्रतिरक्षाहीन विषाणु यानी कि HIV के द्वारा होता है, जो रेट्रो वायरस है, ठीक है। जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है बताइए। ये जो उत्पन्न होती है ये वायरस के कारण उत्पन्न होती है। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है, ये जाहिर क्या बोलते हैं, इधर अफ्रीका साइड से आया था, बीच में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा था इबोला वायरस के कारण, ठीक है। तो ये आपका जो है सेल से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न हमने देखे, आपको बताए हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में यहाँ तक बहुत बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पूरा सेल टॉपिक का MCQs देख लिया है और सेल टॉपिक यानी कि साइटोलॉजी आपका पूरी तरीके से कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड करूँगा। तो जितने भी लैब अटेंडेंट के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। EMRS की वैकेंसी वर्तमान में आई हुई है, तो उसका लास्ट डेट जो है 23 अक्टूबर का है। अगर आप भरना चाहें तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।